फिर आधे घंटे तक आना तुसी अगर बैर होए तां। मुझे दादियत हो रही है, मैंने खाना खाना है। अच्छा तो क्या सिखा रहा है? ओ भाई उस वक्त नहीं भूख थे ना। शामी खाना है साथ ही खाना। वेलकम बैक। हैं? अच्छा हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे अपने खाना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसमें हमने डायमेंशिया डिस्कस किया था और साइकोटिक सिम्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, स्पेसिफिक माइलोपैथी के बारे में डिस्कस किया था। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या क्या और डिस्कस किया था, लाइक सेरिब्रल या एक्स्ट्रा पिरामिडियल साइन के बारे में डिस्कस किया था, लीवर फ्लैप या एस्टेरेक्सिस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसमें हाइपोक्लीमिया होता है, हाइपोन्यूट्रीमिया होता है, क्लोसिस होती है, जीआई ब्लीड हो सकता है, प्रोटीन ऑल न्यूट्रिशन हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है या इंस्टेड ऑफ दैट कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बेटा स्लाइड शो हो जाती हैं, जस्ट वेट कि ये लेक्चर अपलोड हो रहा है, जैसे ही अपलोड होएगा तो आपको स्लाइड शो हो जाएंगी। ओके, तो तब तक हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जो चीज़ें पहले डिस्कस की हैं। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसमें हमने ग्रेडिंग की बात करनी थी। अब उस ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 होता है। ओके, तो जो ग्रेड 1 है उसके अंदर क्या चीज़ आ रही होती है, ग्रेड 2 के अंदर क्या चीज़ आ रही होती है और ग्रेड 3 के अंदर क्या चीज़ें आ रही होती हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं जब तक स्लाइड शो नहीं होती। जैसे शो हो जाएंगे अगेन हम देख लेंगे। तो बेटा जो ग्रेड 1 है इसके अंदर क्या होता है कि कन्फ्यूजन होती है, बिहेवियरल चेंज होना शुरू हो जाता है और कोई फ्लैपिंग नहीं होती। तीन चीज़ें बताई हैं मैंने। जो ग्रेड 1 होता है उसके अंदर पहली जो चीज़ होती है कन्फ्यूजन होती है, दूसरा बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है और तीसरी कंडीशन कोई फ्लैपिंग नहीं होती जिसको हम एस्ट्रेक्सिस का कह रहे थे। ओके, स्लाइड शो हो जाती हैं बेटा, जस्ट वेट के लेक्चर अपलोड हो रहा है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो ये शो हो जाएंगी। ठीक है, ग्रेड 2 के अंदर क्या होता है कि ड्राउजीनेस होना शुरू हो जाता है, क्लियर बिहेवियर चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं और फ्लैपिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो ग्रेड 1 था ना उसके अंदर माइल्ड बिहेवियर चेंज होता है और ग्रेड 2 के अंदर थोड़ा सा मॉडरेट बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है कि बंदे को लगता है कि इसका क्लियर बिहेवियर चेंज हो चुका है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि एस्ट्रेक्सिस प्रेजेंट होती है। तीन चीज़ें हो गई। जो ये ग्रेड 2 की हम बात कर रहे थे। अब जो ग्रेड 3 है उसके अंदर वो बंदा इतना कंफ्यूज होता है कि कमांड को फॉलो नहीं कर सकता। इसके अलावा उसकी सिलर्ड स्पीच होना शुरू हो जाती हैं और अगेन फ्लैपिंग ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, वो इसके अंदर भी प्रेजेंट हो रही होती हैं। ओके, तो हम स्लाइड्स के ऊपर भी देख लेते हैं कि क्या ऐसा वाकई हो रहा होता है। और जो ग्रेड 4 होता है उसके अंदर पेशेंट कोमा में चला जाता है लेकिन फ्लैपिंग नहीं होती। वेल चलें, हमने ग्रेड को डिस्कस किया है, ग्रेड 1, 2, 3 और 4। अभी हम स्लाइड्स के ऊपर भी देख लेते हैं क्या वाकई ऐसा हो रहा होता है। उसके बाद हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। बाकी लोगों के ऑनलाइन हो जाएं काइंडली। ओके, बाकी लोगों को बेटा बोल दें कि ऑनलाइन हो जाएं काइंडली, ताकि उन लोग को भी समझ आ जाएगा, आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाए। अदरवाइज आपको पता ही है, फिर अगर अटेंडेंस मार्क नहीं होएगी और अटेंडेंस पूरी नहीं होएगी तो यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द यूएचएस एग्जाम। ओके, स्लाइड्स की तरफ मूव कर रहे हैं।
जैसे ही शो होती हैं तो देन लेट यू नो। आधा घंटा ठीक है, ये हम ग्रेड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ग्रेड 1 के बारे में मैं आपको बता रहा था कि कन्फ्यूजन होती है और अच्छा सब स्टाइल बिहेवियर और चेंजेस होती हैं कि माइल्ड बिहेवियर चेंज हो रहा होता है लेकिन कोई फ्लैपिंग नहीं होती। डे 2 के अंदर ड्रोजीनेस होती है, क्लियर बिहेवियर चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं और फ्लैपिंग होना शुरू हो जाती है, दैट इज़ नोन एज एस्ट्रेक्सिस। डे 3 के अंदर स्टोरियस बट कैंट फॉलो कमांड्स, मार्क्ड कन्फ्यूजन होती है, सेलर स्पीच होती है और फ्लैपिंग प्रेजेंट होती है। और ग्रेड 4 के अंदर पेशेंट कोमा में होता है और उस टाइम जो फ्लैपिंग होती है वो नहीं हो रही होती। इसकी ट्रीटमेंट में ये होता है कि सबसे पहले जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरी कंडीशन है रिस्ट्रिक्टिंग द डाइटरी प्रोटीन, ये जो कि हम रिस्ट्रिक्ट कर रहते हैं और उसकी मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 60 ग्राम दे सकते हैं या उससे कम देनी होती है, क्योंकि प्रोटीन की वजह से अमोनिया प्रोडक्शन बढ़ी हुई होती है। इसलिए अमोनिया प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमें प्रोटीन को कम देना पड़ सकता है। मोर देन 400 कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम उनका डाइट प्लान देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा वो पेशेंट कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा होता है और सबसे मिनिमम अमाउंट में प्रोटीन ले रहा होता है। तो प्रोटीन जो होते हैं ये अगेन बता रहा हूँ कि अमोनिया प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, इसलिए प्रोटीन शुड बी इनहिबिटेड। कार्बोहाइड्रेट्स मोर देन 400 ग्राम्स डेली रिकमेंडेड होता है और मे बी री इंट्रोड्यूस्ड विद ड्रॉपिंग अमोनिया लेवल। अगर अमोनिया लेवल ड्रॉप हो रहा होता है तो इसको दोबारा बढ़ाया जा सकता है। 20 ग्राम पर डे इंक्रीज बाई 10 to 20 ग्राम पर डे एवरी फ्यू डेज टू हाइएस्ट ऑफ 0.75 से लेके 1 ग्राम पर केजी पर डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और मेनली कर क्या रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल बढ़ा रहे होते हैं, प्रोटीन का लेवल नहीं बढ़ाते। अगर प्रोटीन का लेवल बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी अमोनिया जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन को डैमेज कर रहा होता है। अगर जितना ज़्यादा अमोनिया का लेवल होगा उतना ज़्यादा ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा, इसलिए प्रोटीन शुड बी इनहिबिटेड। ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेकेंडली पेरिफेरल और सेंट्रल ग्लूकोज इन्फ्यूजन्स अलॉन्ग विद विटामिन्स। आप ग्लूकोज दे रहे हैं आप ट्रैक्टोस को या कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे होते हैं, मेन क्या होता है कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके। और मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो हेपेटिक फेलियर होता है उसमें जो इम्पेयर्ड ब्रेन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है दैट विल बी इम्पेयर्ड, उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसमें ग्लूकोज इन्फ्यूजन देना ज़रूरी होता है। ओरल एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, सप्रेस इंटेस्टिनल फ्लोरा दैट ब्रेक्स डाउन डाइटरी प्रोटीन एंड रिलीज अमोनिया। और उसके रिजल्ट में हम ओरल एंटीबायोटिक्स इसलिए दे रहे होते हैं कि जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ जीआईटी है वो भी प्रोटीन को यूज़ करके अमोनिया प्रोड्यूस करवा रहा होता है। और एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं और वो जो बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल फ्लोरा ऑफ जीआईटी है उनके फंक्शन को सप्रेस कर देते हैं, इसलिए अमोनिया प्रोडक्शन शुड बी मिनिमाइज्ड। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दिए जा रहे होते हैं, ये क्या करते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनसी वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करवा रहे होते हैं। जितने ज़्यादा नाइट्रोजनसी वेस्ट एलिमिनेट होंगे उतना ब्रेन के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। इसके अलावा किडनी फेलियर नहीं होगा या रीनल फेलियर को मिनिमाइज किया जा सकता है। लैक्टोलोज दिया जा रहा होता है, डोज टाइट्रेटेड वे डाइल्यूटेड दे रहे होते हैं, टू सॉफ्ट और एसिडिक स्टूल्स पर डेली। अगर ये डिपेंड कर रहा होता है कि लैक्टोज टॉलरेंस है उस पेशेंट्स के अंदर, अगर है तो फिर उसको जो लैक्टोज होता है वो टाइट्रेटेड डोज के अंदर दिया जा रहा होता है, लेकिन उसकी स्टूल कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशंस हैं उसके अंदर सेरिब्रल एडीमा है, दैट वाज अबाउट हेपेटिक एंसेफलोपैथी। हेपेटिक एंसेफलोपैथी की चीज़ें हमने जो डिस्कस की हैं, साइन और सिम्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है कि इसको मैनेज कैसे करना है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो है सेलर एडीमा। अब सेलर एडीमा कैसे होता है, पहली तो चीज़ है कि व्हाट इज़ एडीमा और सेरिब्रल एडीमा क्या है। सॉरी मैं सेलुलर कह रहा था, दैट इज सेरिब्रल एडीमा। सेरिब्रल एडीमा क्या होता है, इसका है लीवर फेलियर के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज एडीमा, डिफाइन कौन करेगा?
और सेरिब्रल एडीमा है बेसिकली क्या चीज़? नो? अच्छा चले मैं बता, जो ब्रेन है उसके अराउंड जब फ्लूइड बिल्टअप हो जाता है, और वो फ्लूइड जैसे ही बिल्टअप होएगा तो उसका नुकसान क्या होगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाता है। ओके, तो व्हेन द फ्लूइड बिल्ड करेगा अराउंड द ब्रेन, तो ये क्या करेगा कि एक प्रेशर होता है दैट इज नोन एज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उसको रेज करेगा। और उसके साथ क्या होगा कि जो ब्रेन के अंदर फ्लूइड अकमुलेट हो गया था उसकी वजह से जो बॉडी का नेचुरल रिस्पांस टू इंजरी है वो क्या होगा, वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगा कि जो नेचुरली कहीं पे इंजरी हो रही थी तो ब्रेन उसको रिस्पांस नहीं कर पाएगी। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हम जो सेरिब्रल एडीमा है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं? डेफिनेटली बेटा, इसको ट्रीट किया सकता है। ट्रीट कैसे कर रहे होते हैं कि इसके लिए सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं डायरेटिक्स की कंडीशन में। इसके अलावा एक्सेसिव जो फ्लूइड होता है उसको रिमूव किया जा रहा होता है, रेस्ट दिया जा रहा होता है, और मेनली जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको मिनिमाइज किया जा रहा होता है। ओके, मार्क इंक्रीज ऑफ आईसीपी, एग्जैक्टली ठीक है। ओके बेटा, आप थोड़ा सा पेज अपना रिफ्रेश करके देख लें, हो सकता है ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने जो बताया है कि एक्मुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द स्पेसिस, ओके, ये एडीमा होता है। और जब ब्रेन के अंदर या ब्रेन कैविटी के अंदर एक्मुलेट हो रहा होता है तो उसको हम कह रहे होते हैं कि सेरिब्रल एडीमा है। सेरिब्रल एडीमा के अंदर अगेन आईसीपी रेज हो जाता है। डेफिनेटली यस, वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे ही आईसीपी रेज होएगा तो इसकी एक कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये हेडेक काज कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं ताकि वो जो आईसीपी जो प्रेशर रेज हो चुका होता है जिसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहा जाता है उसको डिक्रीज करना होता है। जैसे ही वो प्रेशर डिक्रीज होएगा तो उसके रिजल्ट में जो हेडेक है दैट विल बी रिड्यूस्ड। अब सेरिब्रल एडीमा का नुकसान क्या होता है बेटा? नुकसान ये होता है कि अगर हम बात करें कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ब्रेन, तो जब आईसीपी रेस नहीं होता या ब्रेन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो कर रहा होता है तो उसके रिजल्ट में हर चीज़ एक नेचुरल पाथवे के थ्रू चल रही होती है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो स्वेलिंग हो गई है ब्रेन की जिसे इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है, या स्वेलिंग की बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसको इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है। अब वो जो इंसेफ्लाइटिस है उसके अंदर भी सेरिब्रल एडीमा हो रहा होता है क्योंकि वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है, फ्लूइड लीक आउट होता है। लीक आउट होने के रिजल्ट में वहाँ पे अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, उसको भी सेरिब्रल एडीमा कहा जाता है। तो जब इंसेफ्लाइटिस होएगा तो या सेरिब्रल एडीमा होएगा तो जो नेचुरल पाथवे है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो उसके रिजल्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कोई पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है वो मेडिकेशन उससे बॉडी से रिमूव नहीं होएगी, या अगर फ्लूइड ले रहा है तो फ्लूइड बॉडी के अंदर बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो नेचुरल पाथवे है दैट विल बी इनहिबिटेड। ठीक है, तो इसके अलावा पैथोजेनेसिस में अगर देखें तो स्वेलिंग ऑफ ब्रेन इन द पेशेंट्स विद ग्रेड 3 और 4 हेपेटिक एंसेफलोपैथी। अब ग्रेड 4 और 3 के अंदर क्या था, 4 के अंदर पेशेंट्स कोमा में जा चुका होता है और कोई फ्लैपिंग नहीं हो रही होती। ग्रेड 3 के अंदर उसका क्लियर बिहेवियर चेंज हो चुका होता है, कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, कमांड फॉलो नहीं करता और एस्ट्रेक्सेस होती है। तो ग्रेड 3 का पेशेंट है या ग्रेड 4 का पेशेंट्स है तो उसके अंदर सेरिब्रल एडीमा कॉमन होना शुरू हो जाता है विद इंक्रीज आईसीपी। डेफिनेटली आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर है जो कि आप आरओडी बता रहे थे कि ब्लड परफ्यूजन ऑफ द ब्रेन इज डिक्रीज। अब जैसे सेरिब्रल एडीमा या आईसीपी इंक्रीज होएगा तो उसके रिजल्ट में जो ब्रेन की तरफ ब्लड जा रहा था तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी, जो ग्लूकोज रिक्वायर्ड था, जो एटीपी रिक्वायर्ड थी वो नॉर्मली वहाँ तक नहीं पहुँचेगी।
मेजर काज ऑफ डेथ विद द एक्यूट हेपेटिक फेलियर, तो इसमें ये होता है कि पेशेंट जब हेपेटिक फेलियर में जा रहे होते हैं तो उनमें सेरिब्रल एडीमा होने के चांसेस हो रहे होते हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो प्रोटीन है इन्होंने ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है, और जब ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो उसके रिजल्ट में भी आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। वेल, इसके अलावा सेरिब्रल परफियन इज इक्वल टू कैरोटिड आर्टरी प्रेशर और माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर हम सेरिब्रल परफियन को निकालना चाहते हैं तो हमें ये दो प्रेशर्स का कंफर्म होना चाहिए। वन प्रेशर इज कैरोटिड आर्टरी प्रेशर, उसमें से अगर हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिमूव कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नॉर्मल जो सेरिब्रल परफ्यूजन है वो कितना हो रहा होता है। और ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई नॉर्मली होती है वो 20 से 25% ऑफ कार्डिक आउटपुट होती है, कि नॉर्मल ब्रेन की परफ्यूजन के लिए इतना कार्डिक आउटपुट रिक्वायर होती है। अगर कार्डिक आउटपुट रिक्वायर हो जाएगी या कैरोटिड आर्टरी की वजह से ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स ब्रेन नहीं जा रहा, या सेरिब्रल आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है, बेसलर आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है, तो बेसिकली जो ब्रेन की परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाएगी, ब्रेन हाइपोक्सिया होने के चांसेस हो रहे होते हैं। उसकी वजह से भी जब इंजरी होना शुरू हो जाएगी ब्रेन के अंदर ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो वो भी अगेन सेरिब्रल एडीमा को लीड कर सकती है। अब इसके काजेज जो हैं वो क्या हो सकते हैं कि वेस्कुलर और टॉक्सिक मैकेनिज्म हो सकते हैं, या तो वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, या कोई टॉक्सिक मटेरियल्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वहाँ पे पहुँच गया है और उसने इंजरी काज करना शुरू कर दी है, स्वेलिंग काज करना शुरू कर दी है, तो उसको वो भी काज हो सकती है। अगर हम साइन और सैम्पटम्स की बात करें तो साइन और सैम्पटम्स के अंदर क्या होता है कि डिपेंडिंग्स ऑन द कोमा के ग्रेड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि जो पेशेंट था उसकी हेपेटिक इनकैफ का ग्रेड कौन सा था या लीवर फेलियर का ग्रेड कौन सा था, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगी पेशेंट्स के अंदर, एक्सटेंसर रिजिडिटी होना शुरू हो जाएगी, पेपिलरी डायलिटेशन हो रही होती है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रही होती है विद ब्रेन स्टेम हर्निएशन। या ब्रेन स्टेम हर्निएशन होती है बेसिकली वहाँ पे कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर पड़ा होता है। अब जैसे ही कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होएगा तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में पेशेंट जा रहा होता है। इसलिए वो पेशेंट्स जो कि हेपेटिक इनकैफ वाले होते हैं या सेरिब्रल एडीमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है और पेशेंट्स को वेंट के ऊपर डाल दिया जाता है। हाँ, इसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या है, अगर मेरा ख्याल है कि वो लोग जो कि आईसीयू में अंदर काम कर रहे होते हैं कि कोई भी पेशेंट सेरिब्रल एडीमा के साथ आ रहा होता है या हेपेटिक इनकैफ के साथ आ रहा होता है या वट एवर कंडीशन कोई भी है जिसमें आईसीपी का लेवल इंक्रीज हो वो होता है, तो उसको मैनिटोल दिया जा रहा होता है। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली ओस्मोलैरिटी को इंक्रीज करवा रहा होता है और वो वाटर ब्रेन से इसने ड्रेन करवा के स्वेलिंग को रिड्यूस करना होता है। मैनिटोल का क्या फंक्शन होता है कि इसने जो सीरम ओस्मोलैरिटी है उसको इंक्रीज करवाना होता है, जिसके रिजल्ट में जो ब्रेन के अंदर वाटर अकमुलेट हुआ था जिसने एडीमा काज किया हुआ था वो ड्रा होके जो ब्रेन की स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करवा रहा होता है। इसके अलावा सोडियम पेंटोथॉल दिया जाता है सेकेंड लाइन एजेंट इफ मैनिटोल नॉट टॉलरेटेड। अगर मैनिटोल टॉलरेट पेशेंट नहीं कर रहा तो सेकंड पे ये सोडियम पेंटोथॉल दिया जा रहा होता है। और पेशेंट की पोजीशन मेंटेन की जा रही होती है, पोजीशन सेमी फॉलर में रखा जाता है। इसके अलावा मॉडरेट हाइपोथर्मिया पेशेंट्स को हो रहा होता है और जो उसकी सर्वाइवल रेट है वो 60% है विद एग्रेसिव ट्रीटमेंट। अगर एग्रेसिवली पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा होता है तो उसमें पेशेंट्स के बचने के 60% चांसेस होते हैं और 40% चांसेस पेशेंट्स के डेथ के होते हैं। ओके, तीसरी चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है असाइटीज़। असाइटीज़ क्या है? मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड अकमुलेट हो जाता है। तो असाइटीज़ की एक मेन वजह पोर्टल हाइपरटेंशन है। अब असाइटीज़ क्या है, ये कैसे डेवलप होती है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, असाइटीज़ में ये होता है कि जो अब्डामिनल कैविटी है या पेशेंट का जो अब्डामन है उसके अंदर फ्लूइड का अकमुलेट होना। अब ये अकमुलेट कैसे होता है, इसकी डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं, लेकिन मेनली जो काजेज़ हैं जो मेजर काज के अंदर आता है उसमें लीवर की डिजीज़ है, सिरोसिस हो सकती है, इसके अलावा कैंसर हो सकती है और थर्ड कंडीशन जो होती है वो हार्ट फेलियर होता है।
इसके अलावा अदर कॉम्प्लिकेशन भी हो रही होती हैं जिनके अंदर प्लूरल इफियन आ रहा होता है। और असाइटीज़ के पीछे मेनली जो वजह सजेस्ट की जा रही होती है वो पोर्टल हाइपरटेंशन है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन क्या करती है बेसिकली, बात कर रहे थे जिसमें मैं आपको बता रहा था कि पोर्टल हाइपरटेंशन मेन काज होती है उसकी। अब ये पोर्टल हाइपरटेंशन कैसे काज कर रही होती है ये देख लेते हैं कि जब लीवर की सिरोसिस हो जाती है, फिब्रोसिस हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है या लीवर फेलियर हो जाता है तो दैट विल लीड टू पोर्टल हाइपरटेंशन। अब पोर्टल हाइपरटेंशन में ये होता है कि मेनली क्या होता है कि जो आर्टीरियल वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है, जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है वो कम होना शुरू हो जाता है। आर्टीरियल और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो बॉडी है उसके अंदर जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है या आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही आर्टीरियल ब्लड सप्लाई कम होएगा या ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो उसके रिजल्ट में रास सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। अब रास सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होएगा तो उसके रिजल्ट में सोडियम की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी, वाटर की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी और जो रीनल वेजो कंस्ट्रिक्शन है वो होना शुरू हो जाएगी। जैसे सोडियम की रिटेंशन होएगी तो ये असाइटीज़ को लीड कर रहा होता है, वाटर की रिटेंशन होएगी तो ये अगेन हाइपोनेट्रीमिया को लीड कर रहा होता है और अगर रीनल वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो ये हेपेटोरीनल सिंड्रोम को काज कर रहा होता है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि पोर्टल हाइपरटेंशन की केस में क्या हो रहा होता है बेसिकली कि जो वेजो कंस्ट्रिक्टर सिस्टम है ये नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है लेकिन जो एक्सेसिव सोडियम और वाटर है वो एक्सक्रीशन नहीं होती। जब एक्सक्रीशन नहीं होगी तो ये भी अगेन असाइटीज़ को लीड कर रहा होता है। ओके इसके अलावा दूसरी कंडीशन में ये आप कह सकते हैं कि जब पोर्टल हाइपरटेंशन होएगी तो उसके रिजल्ट में वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है। वेजोडाइलेशन होती है आर्टीरियल, जिसके अंदर आर्टीरियल वेजोडाइलेशन होने के रिजल्ट में सेंट्रल हेपोनेट्रीमिया होना शुरू हो जाता है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। जैसे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम होएगा तो उसके रिजल्ट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होना शुरू हो जाती है, रास सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है और वेजोप्रेशन की एक्टिवेशन हो जाती है। अब जैसे ये तीनों सिस्टम एक्टिवेट होंगे तो ये सोडियम और वाटर को रिटेन करवाना शुरू कर देते हैं। जैसे सोडियम और वाटर रिटेन होएगा तो उसके रिजल्ट में जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो उसके रिजल्ट में असाइटीज़ अगेन हो सकती है। ठीक है। और जब फ्लूइड अकमुलेट हो जाता है इनटू द abdominal कैविटी तो उसको रिमूव किया जा रहा होता है थ्रू ए प्रोसेस दैट इज नोन एज पैरासिंथेसिस। ओके। तो एटियोलॉजी में क्या है कि पैथोलॉजिकल accumulation ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी रिजल्ट्स फ्रॉम inappropriate osmotic gradient across the pleura between सोडियम, वाटर एंड प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है कि ये ऑन कोर्टिक प्रेशर मेंटेन कर रही होती है लेकिन होता क्या है कि लीवर का एक फंक्शन है उसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो लीवर है उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती तो उसके रिजल्ट में जो ऑन कोर्टिक प्रेशर है वो मेंटेन नहीं होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो फ्लूइड अकमुलेट हो रहा होता है जीआईटी के अंदर बैक फ्लो की वजह से तो वहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे इंक्रीज होएगा ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होएगा तो फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी या प्लूरा के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन को भी एसाइटीज कहा जाता है।
ये एक डायग्राम दिखाई गई है। डायग्राम में आप लोगों को, अगर इसको मैं जूम करके देखेंगे, अगर जूम होता है तो इसमें आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे कैसे ये सारा प्रॉब्लम हो रहा होता है। इसमें मेनली ये होता है कि अगर हम हेपेटिक वीनस आउटफ्लो की बात करें तो वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। उसके रिजल्ट में साइनोसॉइडल परफियन प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ऑनकोटिक प्रेशर अनचेंज रहता है, लेकिन जो इंटरस्टिशियल प्रेशर है ये भी मोस्टली अनचेंज रह रहा होता है। लेकिन अगर हम हेपेटिक आर्टरी की बात करें या पोर्टल वेन की बात करें, जब इसके अंदर फ्लूइड अकमुलेट होता है तो ये फ्लूइड क्या करता है, ये कैपिलरी जो प्रोटीन प्रेशर है उसको भी इंक्रीज करवा रहा होता है, कैपिलरी परफियन को इंक्रीज करवा रहा होता है, ऑनकोटिक प्रेशर को इंक्रीज करवा रहा होता है, और इंटरस्टिशियल जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करवा रहा होता है। जैसे ही ये प्रेशर इंक्रीज होंगे तो जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस या प्लूरा के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही प्लूरा के अंदर अकमुलेट होएगा तो वो असाइटीज को लीड कर रहा होता है। दूसरी इसकी कंडीशन ये होती है कि जो लिम्फेटिक फ्लो होती है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। अगर लिम्फेटिक फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होएगी तो वो भी असाइटीज को लीड कर रहा होता है। ओके, इसके अलावा अदर कंडीशंस एडवांस लिवर डिजीज़ में, जिसमें मेलिग्नेंसी है, इन्फेक्शंस है, पेंक्रेटाइटिस है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, वेस्कुलाइटिस है, रोसिस नेफ्रोसिस है, कार्डियक फेलियर्स है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, बेडचेरी सिंड्रोम है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है, ये अदर कंडीशंस होती हैं जो कि एडवांस लीवर डिजीज़ काज कर रही होती हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक में अब्डामिनल पैरासिंथेसिस किया जाता है, जिसमें जो फ्लूइड है उसको एग्जामन किया जाता है। 10 पेशेंट्स की टोटल प्रोटीन एल्ब्यूमिन मेनली उसका लेवल करवाया जाता है, सेल काउंट देखा जाता है, और ऑप्टिमम जो ग्रोथ होती है लाइक कोई बैक्टीरिया, फंजाई या माइकोबैक्टीरिया या साइटोलॉजी माइलेज, ये सर्टेन्स कंडीशंस होती हैं जिनको एक टेस्ट करवा लिया जाता है कि यार इनकी क्वांटिटी तो कम या ज़्यादा नहीं हो चुकी होती, कोई एबनॉर्मल बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं है, कोई फंगल ग्रोथ तो नहीं है। इसके अलावा अगर इसको ट्रीट किया जाए तो ट्रीट कैसे कर सकते हैं, कि डायरेक्टरी सोडियम रिस्ट्रिक्शन करवा दी जाती है जो कि मैक्सिमम 88 मिली इक्विवेलेंट पर डे। इसके अलावा पेशेंट्स को बेड रेस्ट के लिए इंकरेज किया जाता है, डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, और डायूरेटिक्स में मेनली जो गोल इज लॉस ऑफ 0.5 kg ऑफ बॉडी वेट डेली। अब ये बॉडी वेट कैसे रिड्यूस होता है, वो फ्लूइड वॉल्यूम को बॉडी से इलिमिनेट करवा के। फ्री H2 रिस्ट्रिक्शन इफ हाइपोन्यूट्रीमिया एग्जिस्ट, अगर हाइपोन्यूट्रीमिया है तो उसमें फ्री H2 रिस्ट्रिक्शन, और 25% एल्ब्यूमिन इन्फियंस दिए जा रहे होते हैं अगर नो रिस्पॉन्स टू सोडियम रिस्ट्रिक्शन एंड डायबिटिक्स है। अगर डायबिटिक्स भी आप लोग दे रहे हैं, सोडियम भी रिस्ट्रिक्ट की जा रही है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उसके रिजल्ट में फिर 25% एल्ब्यूमिन इन्फियन दिया जा रहा होता है कि वो फ्लूइड जो प्लूरा के अंदर अकमुलेट हो चुका है या कहीं पे एडीमा काज कर चुका है, तो ऑनकोटिक प्रेशर उसको वापस ब्लड वेसल का। इसके अलावा पैरासिंथेसिस, लिवांस और लिवेंसल शंट या टिप्स या लीवर ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है। ये कंडीशंस हैं जिसके अंदर अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको इजीली डिटेक्ट करके, डायग्नोज करके, और उसको अकॉर्डिंगली हैंडल किया जा रहा होता है। पहली चीज़ तो ये है कि हमने काज को आइडेंटिफाई करना होता है कि अंडरलाइंग काज क्या है। उसके बाद शंटिंग कर दी जाती है, लाइक कोई भी स्टेंट डाल दिया जाता है जो कि डायरेक्ट राइट एट्रियम या सुपीरियर वेना केवा का ब्लड को हिस्सा बना रहा होता है। अगर पोर्टल वेन ब्लॉकेज हो गई है, इसके अलावा स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है। इसके में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। सिंगल इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म ऑफ गाटो रीजन होता है। रिस्क में सिरोसिस हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, और काजेज में क्या होता है कि डैमेज्ड ऑप्सोनिक एक्टिविटी ऑफ साइटिक फ्लूइड हो सकता है, या रेटिकुलो एंडोथेलियल फंक्शंस का प्रॉब्लम हो सकता है, या ट्रांस माइग्रेशन ऑफ गट बैक्टीरिया अक्रॉस इंटेस्टिनल वॉल्व इनटू द एसाइटिस। किसी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इंटेस्टिनल वॉल्व के अंदर आ गई है, एसाइटिस हुई हुई थी तो उसकी वजह से मूव हो गया है। साइन और सिम्टम्स में क्या होता है कि माइल्ड टू मॉडरेट अब्डोमिनल कंफर्ट होना शुरू हो जाता है, जनरल क्लिनिकल डिटोरिएशन हो रही होती है, वर्सनिंग हेपेटिक एंसेफलोपैथी हो रही होती है, लीवर फेलियर
फेलियर ऑलरेडी हो चुका होता है, उसके साथ साथ रीनल फेलियर हो रहा होता है और पेशेंट को फीवर हो रहा होता है और पेशेंट्स को सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर दिया जाता है। डायग्नोसिस में अब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करवा दिया जाता है, जिसमें जो ल्यूकोसाइट्स काउंट है वो मोर देन 250 सीएम क्यूब आ रहा होता है। कल्चर्स अगर करवाएंगे तो कल्चर पॉजिटिव होगा फॉर दैट बैक्टीरिया। उसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ अगर आए तो एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी दी जा रही होती है, जिसमें थर्ड जनरेशन फेलोसिफोरन जिनके अंदर सेफ्ट्राएक्सोन है और क्लोरोक्विनोलोन्स है या फ्लोरोक्विनोलोन्स है, जिनके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सिन, लिवोफ्लॉक्सिन, नॉरफ्लॉक्सिन या ओफ्लॉक्सिन आते हैं। तो ये कम्बिनेशन थेरेपी में भी दिए जा रहे होते हैं। इसके अलावा हेपेटोरीनल सिंड्रोम है। हेपेटोरीनल सिंड्रोम में ये होता है कि एक्यूट या प्रोग्रेसिव डिजीज होती है। इसमें नॉर्मल किडनी विद डिस्टर्ब इंट्रारीनल ब्लड फ्लो रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन मैकेनिज्म। इसमें ये होता है कि जो नॉर्मली वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन का मैकेनिज्म होता है उनके दरमियान डिस्टर्बेंस आ जाती है। जैसे डिस्टर्बेंस आएगी तो वो इंट्रारीनल ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली एक दूसरे को कंपनसेट नहीं कर रहा होता। कॉजेज में क्या हो सकते हैं कि वो गोरियस डाययूरेटिक थेरेपी हो सकता है, पेंक्रेटाइटिस हो सकता है, सीवियर डायरिया हो सकता है, एक्सेसिव एसिड यूज हो सकता है, वराइसल ब्लीडिंग हो सकता है या सेप्सिस हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं कि जनरली प्रोग्नोसिस इज़ वेरी पुअर। प्रिवेंटिव और सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स दिया जा रहा होता है, जिसके अंदर लीवर ट्रांसप्लांट फाइनल ऑप्शन होती है और उसके साथ हीमोडायलिसिस करवाई जा रही होती हैं। ओके बेटा, ये अच्छा एक मिनट बेटा। ठीक है। इसके अलावा एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, जो कि हमने हेपेटाइटिस में लीवर फेलियर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें लीवर फेलियर जो लीवर पैरेन्काइमा है उसकी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। इसकी डिफरेंट काजेज हो सकती हैं, लाइक मेनली एप्स्टेन बार वायरस होता है या साइटोमेगालो वायरसेस ये काज कर रहे होते हैं। वायरल हेपेटाइटिस के अंदर मेनली ABC होता है और डेल्टा एजेंट्स होता है, जिसमें डिफेक्टिव RNA वायरस दैट रिक्वायर्स द हेल्पर फंक्शन ऑफ हेपेटाइटिस B वायरस। ठीक है, अगर पेशेंट्स को बी या हेपेटाइटिस C हो गया है तो ये ट्रीटेबल है, इनको सर्टेन मेडिकेशन या इंटरफोन इंजेक्शन से ट्रीट किया जा रहा होता है। बाकी जो हेपेटाइटिस C है वो उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसको ट्रीट कर लिया जाता है। ये वायरल हेपेटाइटिस हैं। सही है। इसके अंदर हेपेटाइटिस ए टाइप ऑफ वायरस कौन सी इफेक्ट कर रही है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस C है, D है और ये हेपेटाइटिस हैं। ये एक दफ़ा आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो हेपेटाइटिस ए है उसकी वायरल फैमिली हेपेटो वायरसेस होती हैं। बी के अंदर DNA वायरस होता है, ए के अंदर RNA वायरस होता है और C के अंदर अगेन RNA वायरस होता है। मोस्टली जो है ये RNA वायरसेस होते हैं और DNA वायरस होते हैं जो कि हेपेटाइटिस काज कर रहे होते हैं। और इनकी डायग्नोसिस भी है कि डायग्नोज कैसे किया जा रहा होता है। सीरम हेपेटाइटिस ए के अंदर सिर्फ हम सीरम एंटीबॉडीज़ IgM करवा रहे होते हैं। हेपेटाइटिस बी के अंदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और कोर एंटीजन दोनों करवा रहे होते हैं। C के अंदर PCR फॉर HCV RNA और उसके अलावा एलाइजा और एंटीबायोटिक डिडक्शन करवा रहे होते हैं। नो 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 नहीं। इसके अलावा C के लिए हम सर्टेन कंडीशंस में अगर तो सिम्टोमेटिकली ट्रीट हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम उसकी PCR के लिए भी जा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए के अंदर जिसमें RNA वायरस होता है सेपरेट बाई फीकोलर रूट 2 to 7 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली प्रोड्रोमल फेज के अंदर होती है, जॉन्डिस हो रही होती है,
राइट अपर क्वाड्रेंट में हो रहा होता है, मलेज होता है, एनोरेक्सिया होता है, नोज़डिया होता है और लो ग्रेड फीवर हो रहा होता है। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फॉलोड बाय जॉन्डिस दैट लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स, सेल्फ लिमिटेड कोर्स होता है, कॉमन प्रोलॉन्ग्ड सिंड्रोम भी कहा जाता है, प्रोलॉन्ग्ड कोलिस्टेसिस हो रहा होता है और रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस बी से कहा जाता है। डायग्नोस्टिक में सर्ological टेस्ट करवाए जा रहे होते हैं जिसमें एंटीबॉडी हेपेटाइटिस ए आईजीजी करवाया जा रहा होता है और आईजीएम। अगर एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसको आईजीएम करवा दिया जा रहा होता है और अगर कोई प्रीवियस इन्फेक्शन है तो उसमें एंटी हेपेटाइटिस ए आईजी एंटीबॉडीज़ करवा ली जाती है। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जिसमें रेस्ट न्यूट्रिशनल थेरेपी दी जा रही होती है। इसके अलावा प्रॉपर उसकी केयर की जा रही होती है कि हैंड वॉशिंग, सेग्रीगेशन, अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, लॉन्ड्री की क्लीनिंग और पर्सनल आइटम्स और इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये मेरा ख्याल है आप लोगों को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी और सी डी ई के बारे में ऑलरेडी पता है, तो ये हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कोई नया टॉपिक देख लेंगे। आप लोग हेपेटाइटिस को देख लीजिएगा। इसी तरह हेपेटाइटिस बी है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स में मोस्टली हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर 3% होते हैं। ओके, रिस्क फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर मेनली हेल्थ केयर सेटिंग्स जिसके अंदर 3% रिस्क आते हैं, ट्रांसफ्यूजन और डायलिसिस में 1% आते हैं, एक्यूपंक्चर्स है, टैटूइंग है, टैटू जो बनवा रहे होते हैं, एक्सटेंडेड ओवरसीज ट्रैवल्स हैं, ये रेजिडेंस इन एन इंस्टीट्यूशन, तो ये मेनली हेपेटाइटिस बी वायरसेस के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर हम देखें तो इसमें इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 मंथ के लिए होता है इनका। इसके अलावा प्रोड्रोमल फेज़ होती है जो रेंजेस फ्राम नॉन सिम्टोमेटिक टू कम्प्लेक्स इशू, रैशेस होने शुरू हो जाती हैं, अथर्जिया होता है या अर्थराइटिस होने के चांस होते हैं, एंजियोडीमा हो रहा होता है, सीरम सिकनेस हो रही होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांस होते हैं और जॉन्डिस हो रही होती है जो मोर देन 2 वीक्स तक लास्ट कर रही होती है, रह रही होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में सरफेस एंटीजन करवाया जा रहा होता है फॉर अर्ली एंड एक्टिव इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी सी सरफेस एंटीजन और कोर एंटीजन करवाया जा रहा होता है, इसलिए कि रेजुलेशन और इम्यूनिटी डेवलप हुई है। कोर एंटीजन में क्रोनिक इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया जा रहा होता है और कोर एंटीबॉडी करवाई जा रही होती है। सर्टेन अदर टेस्ट भी हैं कि जो वायरल रेप्लिकेशन और इनइफेक्टिविटी को देखने के लिए, जिसमें हेपेटाइटिस बी एंटीजन है। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो इसको ट्रीट किया जा रहा होता है। अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गया तो एट द एंड हमें लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ सकता है। इंटरफ्रॉन के अल्फ़ा के इंजेक्शन होते हैं जो मेनली 24 से लेकर 48 वीक्स ऑफ थेरेपी होती है और रिस्पांस रेट इनका 33% है। इसके अलावा सर्टेन ये ड्रग्स होती हैं जो कि दी जा रही होती हैं जिनमें इंटरक्वेयर है जो कि 67% इसका रिस्पांस रेट है, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन अब तो हेपेटाइटिस क्लिनिक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको और मेडिसिन पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है और इसकी जो डोज होती है वो 0.1 डोज होती है, 0 होती है, 1 होती है और 6 मंथ की डोज होती है, जिसमें 95% रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा रहा होता है? हेपेटाइटिस सी है, ये आप हेपेटाइटिस के बारे में देख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स लाइक डायबिटीज़ को देख लेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ लेंगे।
हेपेटाइटिस हैं ये मेरा ख्याल है ईजी हैं। आप एक दफ़ा इन स्लाइड्स को देख लीजिएगा, अगर आपके कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, हेपेटाइटिस ई है, बी है, सी है, वॉट एवर। उसके बाद क्रोनिक हेपेटाइटिस है। क्रोनिक हेपेटाइटिस में भी क्रोनिक लो ग्रेड फीवर हो रहा होता है, लीवर इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो चुकी होती है, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली एसिम्टोमेटिक होता है, माइल्ड नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, कोई प्रोग्रेशन नहीं है इसकी, कोई ड्रग ट्रीटमेंट नीडेड नहीं होता, और तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि etiology फैक्टर्स क्या हैं, रिजॉल्व होना है या नहीं होना, कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो सकती हैं डेफिनेटली, और एट द एंड हेपेटोसेलुलर फेलियर को लीड कर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को पेशेंट लीड कर रहा होता है। बाइलरी सिरोसिस है। तो ये पीपीटी देख लीजिएगा लीवर डिसऑर्डर्स की। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डायबिटीज़ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्कोहलिक फैटी लीवर ये भी देख लीजिएगा। ओके वेल, तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके बेटा, आप ये हेपेटाइटिस सिर्फ देख लीजिएगा, बाकी जो है ना विल्सन डिसीज़ इसको छोड़िएगा, ये आप लोगों की कोर्स आउटलाइन में नहीं है। बाकी अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे। ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, बाय बाय।